बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों इस वीडियो में हम इकाई 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और उनके बारे में हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ अपनी एक बार फिर से तैयारी को कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं हम फटाफट वीडियो अपना जो है। देखें इकाई 3 में सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें आप लोगों का समय खराब होगा। आप सभी के पास प्रश्न बैंक है तो आप उसमें से देख लें, बहुत सारे ये सारे दिए हुए हैं, ये आप स्वयं कर लीजिएगा जितने भी हैं। हम बात करते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रश्नोत्तर की। तो सबसे पहले इसमें परिभाषा आती है गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य किसे कहते हैं कि यहाँ से आप लिखेंगे गद्य की परिभाषा, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण, इसके बाद ये शब्द है इसकी जगह आप लिख देना रचना। ठीक है, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। यहाँ पे आप को कर लीजिएगा, ये बन गई परिभाषा। क्या? छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। फिर यहाँ से एक लाइन और लिख देना, दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाली बोलचाल की भाषा भी गद्य ही कहलाती है या बोलचाल की भाषा में गद्य का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि गद्य खंड से ये पूछा जा सकता है। इसके बाद बारी आई दूसरे प्रश्न की, गद्य की प्रमुख विधाएं बताइए। ये देखें हिंदी गद्य की अनेक विधाएं कौन कौन सी, जैसे कि निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, जो भी आपको जितनी भी याद हो जाए वो लिख दीजिएगा। कम से कम 6 तो कर लीजिएगा। कौन सी? निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, बस पर्याप्त है इतना। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये हो गया हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर बच्चों यहाँ पे एक और प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम, और नीचे है कोई 2 कहानीकारों के नाम और उनकी 2 कहानियों के नाम। तो बच्चों ये हैं उपन्यासकार, देख लें आप लोग यहाँ पे 4 उपन्यासकारों के नाम लिए, कोई 2 के याद कर लेना। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास है गबन और गोदान, 2 फेमस हैं। जयशंकर प्रसाद की तितली लिख लीजिएगा, मन्नू भंडारी का महाभोज, और उसी के नीचे देखो बच्चों कहानी के बारे में है, ये 2 कहानीकार, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी कफन और जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। ये आप इनको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इनको याद करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों नाटक एकांकी में अंतर देखें, ये है यहाँ पे। नाटक क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो नाटक में अनेक अंक हो सकते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। आप हो सकते हैं ना, आप नहीं लिख दीजिएगा सीधे, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। फिर इसमें कथानक देखें, इसके आगे आपको क्या लिख देना है, शब्द जोड़ देना इसमें, ये एक शब्द लिख लेना इसमें। तो क्या आ जाएगा, इसमें कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है और इसमें क्या है, आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ती है। ठीक है, या आप लिख देना इसमें कथानक की विकास प्रक्रिया शुरू से तेज होती जाती है, प्रारंभ से ही तेज होती जाती है। फिर यहाँ पर लिख देना, नाटक में मुख्य कहानी के साथ साथ गौड़ कथाएं भी शामिल होती हैं। क्या? नाटक में मुख्य कथाओं के साथ साथ गौड़ कथाएं भी शामिल होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा या घटना रहती है। और चौथा लिख देना, नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है और एकांकी कथानक में घनत्व रहता है। और 5वां पॉइंट, आप किसी नाटक का नाम, जैसे आषाढ़ का एक दिन और यहाँ पे अंधेर नगरी, एकांकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अब ये प्रश्न जो है अधिक से अधिक 3 नंबर का आएगा, तो आपको कोई 3 पॉइंट लिख देने हैं। जैसे आप ये लिख दीजिएगा, एक ये लिख दीजिएगा और एक ये लिख दीजिएगा, और आप चाहो तो एक चौथा पॉइंट बना करके उदाहरण लिख देना। तो ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, बेसिक आप इनको तैयार कर लें और इसको लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। बच्चों एक उत्तर और है ये कहानी उपन्यास का, आप इसको भी देख लें। इसमें आपको जो कुछ भी मिल जाए, जो अच्छे, जैसे कि कहानी ये कर लेना, ये कर लेना और ये कर लेना, और ये चौथा पॉइंट बना करके ये लिख लेना। ये भी बहुत सिंपल। क्या? कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इसमें जिज्ञासा अधिक होती है, इसमें जिज्ञासा कम होती। उदाहरण लिख लेना, कहानी पंचपरमेश्वर, उपन्यास लिख देना गोदान। ये भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर बतलाने हैं।
तो देखें बच्चों, ये है रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। संस्मरण क्या होते हैं बच्चों? संस्मरण मतलब कि पूरी याद के साथ में लिखना, किसी घटना पर आधारित होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी पुस्तक में ही एक पाठ है अज्ञेय की हिरोशिमा वाला, जिसमें उन्होंने परमाणु बम वाली पूरी घटना को उल्लेख किया है, तो वही है। संस्मरण क्या होते हैं? किसी घटना पर आधारित होते हैं। और ये रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होते हैं, ये घटना पर चलते हैं और ये व्यक्ति पर चलते हैं। फिर संस्मरण की शैली वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, और विवरण दिया जाता है। और इसकी शैली कैसी होती है बच्चों? इसमें अधिकतर चित्र के माध्यम से बताते, तो ये चित्रात्मक होती है। फिर संस्मरण में विषय का आत्मीयता पूर्ण वर्णन रहता है, मतलब कि पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और रेखा चित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र का आत्मीयतापूर्ण विश्लेषण होता है। इसमें घटना रहती है, इसलिए पूरी आत्मीयता घटना में बताते हैं विषय में, और इसमें उस व्यक्ति की बात करते हैं, तो व्यक्तिता की बात हो जाती है, तो व्यक्तित्व और चरित्र का आत्मीयतापूर्ण विश्लेषण होता है। तो ये तैयार कर लेना आप लोग, 2 अंतर बोले थे तो आपको पहले दूसरे कर लेना पर्याप्त है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए आत्मकथा और जीवनी में अंतर। तो देखिए मैंने 3-4 बुकों से ढूंढ के बहुत अच्छे आपके अंतर प्रस्तुत किए हैं। आत्मकथा क्या होती है? आत्मा की कथा। जो क्या लिखता है बच्चों? लेखक स्वयं लिखता है, मतलब आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। और जीवनी एक्चुअल में क्या होती है? जैसे महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी जाए कोई बात, आप भी लिख दोगे उनके बारे में, हम भी लिखते हैं ना 4 लाइनें, तो गांधी जी के बारे में लिख दी जाती हैं। तो जीवनी क्या होती है? किसी दूसरे के जीवन पर आधारित होती है। अब दूसरा पॉइंट, आत्मकथा लेखक के द्वारा स्वयं ही लिखी जाती है, मतलब आत्मकथा का लेखक कौन होता है? स्वयं लेखक होता है। और जीवनी किसी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है। अब गांधी जी की जीवनी हम लिख दें या आप लिख दो तो वो आप दूसरे लेखक हो गए ना। फिर आत्मकथा सत्य पर आश्रित होती है, मतलब कि इसकी घटनाएं जो होती हैं सत्य आधारित होती हैं। और जीवनी में क्या होता है? कुछ बातें अनुमान भी लगाई जाती हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया क्या? जीवनी में कुछ बातें अनुमानित रहती। चौथा पॉइंट लिख देना आप, जैसे कि सिंहावलोकन, ये एक आत्मकथा है, इसकी रचना है यशपाल, इसके रचनाकार हैं यशपाल जी ने लिखी है। और जीवनी है आवारा मसीहा, इसके रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो ये देख लीजिएगा। और बच्चों प्लीज़ वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगला प्रश्न के साथ में। देखें बच्चों, ये है रामवृक्ष वैनीपुरी की लेखन की विशेषताएं, मैंने इसको शॉर्ट किया है। शुरुआत आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से लिखेंगे कि वैनीपुरी जी की भाषा में सरलता, सुबोधता तथा ओज गुण की प्रधानता है। उनकी भाषा की खास विशेषता है छोटे छोटे वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और देशज शब्दों को भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। इन्हें मतलब शैली की विशिष्टता के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर लास्ट में उनको लिख देना ये कलम का जादूगर वाली लाइन। तो बच्चों ये हो गया रामवृक्ष वैनीपुरी की लेखन की विशेषताएं। अब बारी आई मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएं। तो ये देखें आप मन्नू भंडारी के साहित्य की विशेषताएं। मन्नू भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है, मतलब उनकी रचनाओं में स्त्रियों के बारे में बहुत उल्लेख होता है। उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उसकी विषमताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। उन्होंने स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व के आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तो इतना ही लिख देना पर्याप्त है, ये इनके साहित्य की विशेषताएं। इन्होंने स्त्री के बारे में जो औरतों के ऊपर अत्याचार होते समाज में, या औरतों को पिछड़ा हुआ रखा जाता समाज में, उन्हें पढ़ने लिखने, मतलब कई चीज़ों की जो विषमताएं हैं उस पर कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और वही उनके साहित्य की विशेषता है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 11वें का। अब उसके बाद आती है प्रश्न क्रमांक 12वें की बारी। ये देखें आप, 12वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा एवं शिल्प पर प्रकाश डालते हुए उनकी 2 रचनाएं लिखना है। तो देखें इसका उत्तर मैंने थोड़ा सा बस शॉर्ट कर पाया, क्योंकि ज़्यादा उसमें काट छाट नहीं कर सकते थे। बहुत ही सटीक और अच्छा उत्तर है। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को परिष्कृत किया, मतलब उनकी जो भाषा शैली में उन्होंने खड़ी बोली को शुद्ध करके लिखा और उसे शुद्ध साहित्यिक भाषा का रूप दिया। उनकी भाषा में सहजता और सरसता है। उनकी गद्य शैली विषयानुरूप, मतलब विषय के हिसाब से, वर्णनात्मक मतलब वर्णन पूरा है उसमें, भावात्मक मतलब उसमें फीलिंग है, विचारात्मक और व्यंग्यात्मक है, हंसी मजाक का पुट भी मिल जाता है। उन्होंने कहीं तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है तो कहीं साधारण बोलचाल के शब्दों का। उनकी रचनाओं में संस्कृत भाषा के उदाहरण भी यत्र तत्र देखने जा सकते हैं, संस्कृत भाषा के उद्धरण भी मिले हैं, ठीक है।
रचनाएं लिख देना काव्य मंजूषा और सुमन। तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो भाषा शैली है उनका परिचय आ जाएगा ना, तो आपको आ जाएगा भाषा शैली, तो ये लिख देना पूरा और ये रचनाएं लिख देना बच्चों। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा शैली और 2 रचनाएं हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। देखिए मुझे तो आखिर बताना है, 2 मिनट और लगेंगे, वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मगर कोई मतलब नहीं है ना। ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं आपका जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी, रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्हें जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद 14 प्रश्न देखें आप। रामकृष्ण बेनीपुरी, मन्नू भंडारी और भदंत आनंद कौशल की 2 रचनाओं के नाम। तो देखिए रामकृष्ण बेनीपुरी की रचना ये है पतितों के देश में गेहूं और गुलाब। मन्नू भंडारी की 1 प्लेट सैलाब, यही सच है। फिर भदंत आनंद कौशल्यायन, ये क्या है, जो भूल ना सका और रेल का टिकट। ये देख लेना आप लोग, इनको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई छोटा मोटा आपको ट्रिक नहीं मिल सकती, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बारी आई प्रश्नोत्तरों की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो देखो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो इतना बड़ा देशभक्त था कि उसकी अपनी देशभक्ति उसने उस मूर्ति से दिखाई, कि उस मूर्ति को वो हमेशा जब भी उसके चश्मा में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो वो चश्मा वहाँ पे बदलते बदलते बार बार लगाए देता था, नया नया चश्मा। तो याद कर लेना आप इसको। अब इसके बाद 17 प्रश्न देखेंगे यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो कैप्टन बार बार मूर्ति पर इसलिए चश्मा लगा देता था क्योंकि वह देश के लिए त्याग करने वालों, यहाँ से आप लिख देना कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए वो क्या कर देता था, बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। साधारण सा उत्तर है, बहुत अच्छा उत्तर है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद एक और प्रश्न 18वां है जो इसमें कि बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका भी उत्तर मैंने शॉर्ट किया है, देखें। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो भगत जी के लिए भोजन कौन बनाएगा, मतलब वो अकेले पड़ जाएंगे। यदि भगत जी बीमार हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा। इस प्रकार भगत को अपने शेष जीवन में दुख ना उठाना पड़े और वह सदा उनकी सेवा करती रहे, कौन, उनकी वधू। यही सोचकर पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो ये पूरा लिख देना आप लोग यहाँ से यहाँ तक, बहुत सिंपल है, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना आप लोगों को। फिर 19वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की? कि अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत उसके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत ने कहा, यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया। उनका ये कहना था कि किसी व्यक्ति के मरने पे हमें शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छी बात होती है कि वो जो आत्मा होती है उस बंधन से मुक्त होकर के वापस अपने परमात्मा के घर चली जाती है। इसी बात को इस प्रश्न में उल्लेखित किया गया है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है 20वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की क्या विशेषताएं हैं? तो देखें आप इसका उत्तर, देखें ये है उस प्रश्न का उत्तर, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता। इसमें पॉइंट लिखे थे तो आपको इस पॉइंट से लिखना है। स्वरों की ताजगी भगत के गायन की एक प्रमुख विशेषता थी। दूसरा, भगत के गायन में एक निश्चित ताल व गति थी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, भगत के स्वर की तरंगें लोगों के मन के तारों को झनकृत कर देती थीं। फिर ऐसा लगता था कि जैसे संगीत में डूबा हुआ उनका एक एक शब्द स्वर्ग की ओर जा रहा हो। और अगला पॉइंट लिख देना, भगत का संगीत सुनकर लोग उसकी लय और ताल के अनुसार अपने कार्यों में मस्त हो जाते थे। बस इतना ही लिख देना, ये 4 पॉइंट लिख देना तो आपका इसमें उत्तर फिनिश हो जाएगा। ये रही उनके मधुर गायन की विशेषता, मतलब इतना अच्छा गीत गाते थे कि लोग अपने सब दुख दर्द भूल जाते थे उनके गीत को सुन करके। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी?
क्यों थी उनकी दिनचर्या, देखें यहाँ से। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। बस इतना ही लिख देना। क्या करते थे वो, उनकी लाइफ जो थी पूरी सिस्टमैटिक थी और उनका पूरा जीवन जो था बच्चों सिद्धांतों और आदर्शों से भरा हुआ था। इसमें जैसे यहाँ नीचे उदाहरण भी लिखा है कि किसी की चीज़ को ना लेना, इतना तक कि वो मतलब कि उस समय क्या थे, शौचालय नहीं थे तो वो दूसरे के खेत पे तक नहीं बैठते थे शौच करने के लिए, इतनी उनकी थॉट रही। खैर अब तो शौचालय हैं तो अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक लिख देना पर्याप्त है, क्योंकि 2 नंबर में आपको इतना लिखना पर्याप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो देखें इसके उत्तर देखें। शुरुआत यहाँ से पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये लिखना पहले तो कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। पहला लिख देना वेशभूषा। तो वेशभूषा में क्या लिख दोगे, बाल गोविंद भगत कबीर की तरह ही कमर में लंगोटी पहनते थे, उनके मस्तक पर भी कबीर जैसा रामानंदी चंदन लगा रहता था और गले में तुलसी की माला रहती थी। फिर दूसरा, गृहस्थ जीवन डाल के यहाँ से यहाँ तक, बाल गोविंद भगत साधु स्वभाव के होते हुए भी गृहस्थ थे जिस तरह कबीर। फिर तीसरा पॉइंट आप लिख देना, भक्ति गीत गायन में बाल गोविंद भगत कबीर के ही लिखे गीत गाते थे जो उनकी कबीर के प्रति श्रद्धा का परिचायक है। फिर चौथा पॉइंट लिख देना कि कबीर के आदर्शों पर चलना, बाल गोविंद भगत कबीर के ही उपदेशों के अनुरूप आचरण करते थे, कभी झूठ ना बोलना, परमात्मा की भक्ति में डूबे रहना आदि कुछ ऐसे ही कबीर के आदर्श जिनका पालन भगत ने जीवन भर किया। ये पूरा जितना मैंने बताया ना, निशान लगा है उतना ही लिखना आपको। फिर कबीर के अनुरूप आध्यात्मिक दर्शन, बाल गोविंद भगत ने कबीर के ही दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही जीवन का परम उद्देश्य बताया। बच्चों इस प्रश्न का पूरा उत्तर आपको याद करना पड़ेगा, बड़ा है क्योंकि ये प्रश्न जो है 4 नंबर का आएगा आप लोगों को अगर आया पेपर में तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट करा के इसको आप लोगों को छोटा बना दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों 25वां प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देखें इसमें कितना लिखेंगे, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि फादर, अब यहाँ से लिखना, सभी के कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। वे परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की तरह सबको अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे। वे उनके उत्सवों में सम्मिलित होते थे और उन्हें आशीष से भर देते थे। एक्चुअल में जो फादर कामिल भुलके वाला जो पार्ट है इसमें बताएं आपको हम कि जो फादर थे वो इंडियन नहीं थे, मगर जब वो इंडिया में आए और उन्होंने इंडियंस को अपना सब कुछ और भारत को ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और भारत देश की संस्कृति और जो उसकी गरिमा है उस पर ही उन्होंने बहुत सारा कार्य किया था। तो उसी से ये है कि वो बाद में इतने ज़्यादा फेमस हो गए, लोग उन्हें इतना पसंद करने लगे कि वो उनके लिए देवदार की छाया जैसे हो गए थे। ठीक है, तो ये पूरा उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, इसके किस आधार पर ऐसा कहा गया। तो देखो मैंने अभी बताया था ना पिछले प्रश्न में, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग इसलिए कहा जाता क्योंकि वे बेल्जियम से आकर भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। भारत के लोग ही उन्हें सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे, मतलब सीख चुके थे। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे, मतलब भारतवासियों की तरह ही वो वसुधैव कुटुंबकम मतलब होता है एक साथ एक ही जैसा, सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना, हिलमिल कर रहना, यही चीज़, इससे वो ओतप्रोत थे। तो बच्चों जितना मैं टिक करा रहा हूँ इतना ही आपने लिख दिए ना, तो आपका देखो थोड़ा उत्तर भी शॉर्ट हो गया और अच्छा उत्तर भी बन गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो देखो इसका उत्तर, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता रहता था। हर किसी को बहुत अपनत्व के साथ अपनाते थे। वे लोगों को अपने आशीषों से मतलब आशीर्वाद से भर देते थे। प्रत्येक व्यक्ति के दुख में उनके सांत्वना भरे शब्द ढांढस बंधाते थे। ढांढस मतलब जैसे कोई व्यक्ति परेशान है तो वो उसको सपोर्ट देते थे कि बेटा परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं हूँ आपके लिए, मैं हूँ। उसी प्रकार जैसे मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि बच्चों आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करूँगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, देखें
आपके सारे विषयों के जो पेपर हैं उसकी तैयारी मैं यहाँ कराने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को बस थोड़ी धीरज रखना है और एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखना है और सुनना समझना है। तो बच्चों ये रहा उन प्रश्न का उत्तर, जो ये पूरा मैंने टिक किया है, इसको आप भी पढ़ लीजिएगा, इतना ही तैयार कर लीजिएगा। 28वां है नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या है, फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। उस समय नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना, मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तो लोग इतने ज़्यादा दुखी रहे, मतलब इतनी सारी संख्या में दुखी रहे कि अगर कोई उनको लिखने बैठ जाता ना कि किस क्षेत्र के कितने लोग दुखी हैं, तो पेन की स्याही कम पड़ जाती। इतने सारे लोग उनकी मौत से दुखी थे। तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि उस समय नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना बस स्याही को बर्बाद ही करना था, क्योंकि हम थक जाते लिखते लिखते, पता ही नहीं चलता कितने सारे लोग दुखी थे। तो वही इस प्रश्न का पूरा उत्तर है। ठीक है, इसके बाद फादर को याद करना। देखें आप, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है, जिस प्रकार उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है। मतलब हम बात करें अपनी भाषा में सैड सॉन्ग सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी फीलिंग भी सैड हो जाती है। वातावरण में अवसाद भरी निश्शब्द शांति छा जाती, मतलब सब कुछ ऐसा लगता है जैसे हम बर्बाद हो गए हैं, लुट पिट गए हैं सैड सॉन्ग में। खासकर अपने यहाँ अरिजीत सिंह के जो सैड सॉन्ग है उनको सुन लो तो इतना ज़्यादा फील हो जाता है। मतलब कुछ सैड सॉन्ग ऐसे रहते हैं ना, जैसे जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, उसको देख करके ऐसा फील होता है कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ करके चली गई है। सच बता रहे, कुछ इतने सैड सॉन्ग होते हैं कि जो वास्तव में आपको भी अच्छे खासे व्यक्ति को दुखी कर देते हैं। ये बात भी यही कह रही है कि जिस प्रकार उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में अवसाद भरी निःशब्द शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ये फादर बुल्के वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आया एक मजेदार प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर हम परीक्षा अध्ययन से देखेंगे। मजेदार उत्तर लिखा हुआ है, देखें आप। प्रश्न का उत्तर ये है, लेखिका को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया। एक रहे उनके पिता तथा दूसरी रही उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल। पिता गोरे रंग को महत्व देते थे, जबकि लेखिका श्याम वर्ण की थी। जो वो लेखिका थी, जो मन्नू भंडारी थी, वो कैसी थी, श्याम वर्ण की, मतलब सांवले रंग की थी। वे गोरे रंग की बड़ी बहन से उनकी तुलना कर नीचे दिखाते थे। कौन नीचे दिखाते थे, उनके पिताजी। उससे उनमें हीनता की भाव आ गया, उनमें हीन भावना आ गई। पिताजी की इच्छा के कारण लोगों से विचार विमर्श तथा देशभक्ति का भाव उनमें आया। पिताजी की इच्छा के कारण उन्होंने क्या किया, लोगों से विचार विमर्श किया और उनके अंदर देशभक्ति का भाव आ गया। और वहीं शीला अग्रवाल ने साहित्यिक रुचि पैदा की तथा खुलकर अपनी बात कहने का साहस पैदा किया। तो ये हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद एक और प्रश्न है उसी के नीचे, जो आपके प्रश्न बैंक में भी है, कि इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे खाना पाना पकाने तक ही सीमित रह जाती हैं और उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती हैं, ना ही विशिष्ट बन पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह के होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। मन्नू भंडारी का मानना था कि अगर लड़कियां ये किचन में ही लगी रहेंगी तो उनकी जो मतलब कुछ बच्चों में विशेष काबिलियत होती है ना। आज देखें हमारे देश की लड़कियां पायलट बन रही हैं, इंजीनियर बन रही, डॉक्टर बन रहे, तो अगर वो केवल रसोई में लगी रहती, खाना बनाती रहती हैं, पकाती खाती रहती, तो उसमें क्या होता, उनकी प्रतिभा दब के रह जाती। इसी बात को उन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से उल्लेख किया। तो अगला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा अध्ययन में बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखें आप इसको, देखेंगे पूरा लिखा हुआ है कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्री शिक्षा के विरोध
बेतुके तर्क देकर करते थे। उनका कहना था पुराने ज़माने के लोगों का कि पुराने ज़माने की लड़कियां जो औरतें रहती थीं वो मतलब मूर्ख थी, अनपढ़ गंवार थी। तो उनमें क्या कहा द्विवेदी जी ने उनको सटीक उत्तर देते हुए स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल की पढ़ी लिखी स्त्रियों के नाम गिनाए उन्होंने सबसे पहले, और नाम गिनाकर उनकी विद्वत्ता के कार्यों का उल्लेख किया। वे बताते हैं कि कई स्त्रियों ने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया। आज हम चाहे रानी दुर्गावती की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें और अवंतीबाई जी की बात करें, बहुत सारे ऐसी नारी हैं पुराने ज़माने की जिन्होंने अच्छे वीर जो काम नहीं कर पाए वो काम उन्होंने किया था। उस समय स्त्री शिक्षा की विधिवत व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नियम आदि नहीं बने थे, किंतु आज स्त्री शिक्षा आवश्यक है। अतः जरूरत के हिसाब से हमें स्त्री शिक्षा के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा दिलानी चाहिए। मतलब द्विवेदी जी ने इसी बात को बताया है कि आज के समय में स्त्री शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हमें चाहिए कि अधिक से अधिक नारी को शिक्षित किया जाए, स्त्रियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। अगला है दूसरा प्रश्न भी जो कि प्रश्न बैंक में आया हुआ है, ये भी कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, ये क्या है? तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सटीक उत्तर दिए। उनने कहा कि जब दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करके उसे त्याग दिया तो वह उससे कटु भाषा में बात करेगी, उसका क्रोध स्वाभाविक है, बनी बात है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, आपके जो कालिदास जी हैं उनके लेख में मिलेगी बच्चों। ये दुष्यंत ने क्या किया था, शकुंतला से शादी की और उसके बाद उनको शकुंतला को उसने छोड़ दिया। अब जब किसी के साथ ऐसा होगा तो शकुंतला को तो क्रोध आना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। सीता ने भी बिना किसी दोष के त्याग दिए जाने पर राम को स्वामी न कहकर राजा कहा था। भगवान श्री राम ने भी जब सीता जी को छोड़ दिए थे तो सीता जी भी क्रोधित थी, मगर वो क्या थी, एक ऐसी स्त्री के और एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी थी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उनने ज़्यादा क्रोध तो नहीं दिखाया, पर उनने अपने पति को स्वामी न कहकर राजा कहकर संबोधित कर दिया था। जब शिक्षा पुरुषों के लिए पीयूष है तो स्त्रियों के लिए कालकूट कैसे हो सकती है? ये कहना है इनका कि जब पुरुषों को शिक्षा पाने का अधिकार है, पुरुषों के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है, तो स्त्रियों के लिए क्यों नहीं? वे कहते हैं कि स्त्रियों से शिक्षा से स्त्रियों का अनर्थ नहीं होता, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, जो कि एक मिनट पहले, उसके पहले एक दूसरा प्रश्न आएगा 35वां। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? ठीक है, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस खोज ने मनुष्य की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया। इस खोज से मनुष्य की सभ्यता का मार्ग खुला, देखें खुल गया था ना कैसे। इस खोज के पीछे प्रेरणा के मुख्य स्रोत रहे होंगे। किन कारणों से हुई होगी खोज बच्चों? ये हुई होगी पेट की भूख को मिटाने की आवश्यकता, लोगों ने भूख लगी खाना पकाने के लिए आग की खोज की होगी, या फिर ठंड से शरीर को बचाने के लिए, ठंड लग रही होगी तो गर्मी प्रकट करने की इच्छा हुई होगी। मतलब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आग की खोज के पीछे क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। तो यही वो बता सकते हैं कि या तो खाने के कारण, खाना पकाने की आवश्यकता, या फिर ठंड से शरीर को बचाने की आवश्यकता। कोई भी कारण से आग की खोज हुई हो, मगर एक बहुत बड़ी खोज है, इसी का उत्तर ये पूरा लिखा है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 36वां, इसे जरूर कर लीजिएगा। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो क्या होता है बच्चों संस्कृत व्यक्ति? वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तत्व का दर्शन कराता हो। वह व्यक्ति जो अपनी बुद्धि तथा विवेक के द्वारा किसी नए तथ्य का दर्शन कराता हो, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार किया हो, वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहलाने के योग्य है। कहने का आशय ये है बच्चों, संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जिसने कुछ स्पेशल किया हो समाज में, है ना, जिसने कोई स्पेशल खोज की हो, कोई नई बात बताई हो, वो व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता। इसी से संबंधित एक अगला प्रश्न भी है कि न्यूटन को संस्कृत व्यक्ति कहने के पीछे कौन से तर्क हैं? तो ये देखो वही चीज की, क्या न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे ये तर्क दिया गया कि उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का अपनी बुद्धि के बल पर आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत मानव कहलाने के योग्य बना। अब इसके पीछे तर्क और भी हैं कि न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं ज्ञान की कई बारीकियां दूसरे जानने वाले दूसरे लोग भी हैं, मगर वो न्यूटन की तरह संस्कृत इसलिए नहीं कहला सकते क्योंकि उन्होंने अनेक बातों का ज्ञान तो प्राप्त है, परंतु उन्होंने स्वयं कोई आविष्कार नहीं किया। वो ये कह सकते हैं कि आज मान लो आज के समय में न्यूटन के जैसे कई लोग ज्ञानी हैं,
मगर ये तर्क है यहाँ पे, क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आज के समय में न्यूटन जैसे ज्ञानवान व्यक्ति कई लोग हैं, पर उन्होंने कोई खोज तो नहीं की। इस प्रकार के शब्द भले ही हैं, परंतु न्यूटन के समान संस्कृत नहीं। तो बच्चों यहाँ पे ये पूरे प्रश्न उत्तर फिनिश हो गए। इकाई जो आपकी 3 रही उसके, और यहाँ पे पूरे प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को समझा दिए। इसके बाद अगला कोई वीडियो आएगा, मैं आप लोगों को निबंध लेखन और आवेदन पत्र लेखन भी समझा दूंगा। तब तक जितना मैंने अभी पढ़ाया है इनको आप लोग देख लें। रही बात संदर्भ प्रसंग वाले प्रश्नों की, तो बच्चों उनको आप लोगों को स्वयं सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे संदर्भ प्रसंग हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना बता सकता हूँ। दूसरी चीज़, उनको समझाने से कुछ नहीं होगा, उसको लिखना आपको पड़ेगा। कौन सा संदर्भ प्रसंग आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बच्चों थोड़ी सा प्रयास आप लोग भी करें, जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।